वकला और प्रोफेशनल लोग जनाब वज़ीर आज़म साहब के वो उसको स्टडी कर रहे हैं और किसी जगह पे किसी कंपनी में ओवरसीज़ में जनाब वज़ीर आज़म का नाम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक डिमांड शुरू हो गई आज सुबह से ही। और रिपोर्ट जितनी हमने देखी है उसमें बहुत बड़े गैप्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा जनरेटेड किस्म के कागज़ात हैं, न साइंड हैं, प्रोक्योर्ड हैं और फ़ोटो कॉपीज़ हैं, कुछ तो पढ़ी भी नहीं जा रही। और बाकायदा JIT खुद लिख रही है कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला करे कि इन कागज़ात की कोई एविडेंशियल वैल्यू है भी कि नहीं है। वो जो पकौड़े बांटने वाले की बात हुई थी ना जी, जैसे कागज़, वो उस टाइप के कागज़ इसमें मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबको सब्र से आगे चलना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि JIT की रिपोर्ट हतमी नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम 10 उन्होंने कहा है कि इसको पब्लिक ना किया जाए। गालबन 27 में से 4 या 5 जवाब आए हैं। इसका मतलब प्रोसेस अभी ऑन है, इनकन्क्लूसिव है, और प्रोसेस मुकम्मल होते हुए जब इनकी अपनी बारी आती है तो इनके वकला या बीमार हो जाते हैं या ये खुद गायब हो जाते हैं। आपके सामने है आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जो इशू है वो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों केसेस में। तो ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई अनप्रोफेशनल है और कई चीज़ें ऐसी हैं, मैं भी आगे आपके चल के आपसे शेयर करूँगा, जो कि कुछ रिस्पोंडेंट्स की 6 पेशियाँ हुई हैं, उनसे वो चीज़ कन्फर्म नहीं की गई। जो ड्यू प्रोसेस तो वो ये है कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को, किसी फैक्ट को अपनी रिपोर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप जिसके खिलाफ यूज़ करना चाहते हैं उसको कम से कम उससे पूछेंगे, उसको दिखाएंगे और उससे कन्फ्रंट करेंगे और फिर जो जवाब होगा वो भी दाखिल होगा। ये ऐसी बात नहीं है। आगे चल के मैं आपको इसकी थोड़ी सी तफसील अर्ज करूँगा। मैं चूँकि अभी पहले अर्ज किया कि प्रोफेशनल लोग अपना काम कर रहे हैं, जनाब वज़ीर आज़म के हवाले से हमारी जो प्रोफेशनल टीम है उनके मुताबिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके ऊपर डायरेक्टली कोई रिफ्लेक्ट करती हो, लेकिन चूँकि बनाया जाने की कोशिश की जा रही है आज सुबह से और कल रात से, बल्कि तो जबकि वो लोग पूरी टीम काम कर रही है, मैं अपने साथियों के साथ ये साबित करने के लिए कि कितनी सच्चाई है, मैं अपने पोर्शन को आपके सामने सबसे पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये पेजेस 245 से ये करीबन 3.25 पेजेस की है। 248 जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें है, करीबन 3.25 पेजेस की है। 248 जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें है। और सबसे पहले फरमाते हैं फाइंडिंग्स क्या है कि मिस्टर डार डिड नॉट फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स फ्रॉम 1981, 82 to 2001, 2002. Being an expert in economics and part of the ruling elite is prima facie tantamount to tax evasion. 3 जुलाई को आपको याद होगा कि मुझे 3 बजे जाना था और मैं गया और आपसे बात भी हुई। अब वो गर्मी की इतनी तपश थी, 40 डिग्री था, और वो जो पसीना मुझे जो आया मैं साफ़ किया चंद दफ़ा, तो वो जो चेहरे पे बूटस करवाते हैं ताकि उनकी झुर्रियाँ नज़र ना आए, वो उन्होंने उसी को ले लिया कि जी चेहरे पे देखे गिल्ट है, वो है, ये खुदा का खौफ करो यार। मैं आपकी तरह बूटस नहीं लगवाता, मैं जो नेचुरल है वही मेरा मामला चलता है। तो मैंने JIT ने मुझे 3 जुलाई को ये कहा, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आपकी 1981
से 2002 तक की रिटर्न्स हमें एफपीआर ने टैक्स रिटर्न नहीं भेजी, और साथ ये कहा कि आपकी 2003 से 2006 की जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो हमारे पास एफबीआर ने नहीं भेजी, वेल्थ स्टेटमेंट भेजी है। ये बड़ा अजीब स्ट्रेंज सा फिनोमिना था, क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट टैक्स रिटर्न के साथ ही जाती है। बहरहाल मैंने उनको उसके दो जवाब दिए। मैंने कहा कि आप पहली दफ़ा मेरे नॉलेज में ला रहे हैं, एफपीआर का मिनिस्टर इंचार्ज मैं हूं, या तो आप मुझे ऑफिशियली ये लिखें और फिर मैं डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगा उन लोगों के खिलाफ जो ऑफिशियल्स जो इसके जिम्मेदार है, जिन्होंने आपको ये रिकॉर्ड मुहैया नहीं किया। क्योंकि मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती कि 2002 के बाद के पीरियड की आपको रिटर्न्स क्यों नहीं मिली, जबकि वेल्थ स्टेटमेंट दे दी गई, वो आपको मिलनी चाहिए थी। और अगर मैं देखता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी जो रिकॉर्ड है उसकी फोटो कॉपीज आपको भिजवा दूं। मैंने 81 से लेके जो 2002 का पीरियड था, जो उनका मेन मैंने अभी पढ़ा है, उस हवाले से उनको कहा कि मेरे जो टैक्स कंसल्टेंट थे, अल्लाह उनको बख्शे, जो पिछले साल फौत हुए और जो फाइल करते थे हमेशा पिछले 20-25 साल से, मैंने कहा उन्होंने मुझे बताया था कि जनरल मुशर्रफ के गैर आइनी जो कू किया था उसने, उसके बाद आपको याद है सितंबर 2001 तक मेरे घर में 26 मेहमान थे और कुछ अरसा कुछ हफ्ते मुझे अटक तक भी लेके गए। तो मैंने कहा कि मुझे मरहूम ने बताया था और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो नैब उठा के ले गई थी सारा रिकॉर्ड। तो मैंने कहा कि नैब तो आपका अदारा है, नैब के रिप्रेजेंटेटिव आपके पास हैं, तो आपने ज़रा मेहरबानी करें कि आप उनको भी देख लें कि ये रिकॉर्ड आपसे निकलना चाहिए, और अगर नहीं निकलता फिर भी आप मुझे बताएं। तो जो भी, मुझे नहीं पता कि वो मरहूम ज़ियाउद्दीन बाबरी साहब के जो जिन्होंने भी बिज़नेस टेक ओवर किया है उनके मरने के बाद, वो मुझे मालूम नहीं है, मैं गया भी नहीं हूँ। तो उनका अगर रिकॉर्ड वापस हो गया है तो उसमें से हम कॉपीज़ वगैरह कर सकते हैं। तो मैंने आते ही, मैं कोई आपसे महले वहाँ मीडिया से कोई 4:30 फारिग होके आया, तो मैंने आते ही अपना टैक्स रिकॉर्ड निकाला और 2003 से लेके 2007-8 की जो टैक्स रिटर्न्स थी वो मैंने फौरी तौर के ऊपर मैंने जो है, यानी सेम डे 3 जुलाई 2017 मैं करीबन दफ्तर पहुंचा को 7 बजे को, वहाँ से मैंने पीएम हाउस जाना था आपके बाद, और मैं ये जो डिलीवर मैंने किया वो 20-30 आवर्स मेरे दफ्तर से निकला। ये ख़त मैंने बाकायदा लिखा कि आई वाज शॉकिंगली सरप्राइज्ड टू लर्न टुडे ड्यूरिंग माय अपीयरेंस इन द जेटी that FPR has not provided copies of my income tax return for the years from 2003 to 2008 to JAT। और मैंने कहा कि मैं अपनी I am pleased to enclose herewith for your information and record photocopies of my own tax return submitted to FPR during relevant years। ये मैंने 2003, 2004, 5, 6, 7, 8 सारी, ये 8:55 पे JIT ने इसको डिलीवर हो गया और मेरे पास उसकी रसीद है। नेक्स्ट काम मैंने क्या किया, आपको याद होगा कि 3 की रात को मेरे जो स्पेशल असिस्टेंट थे उनको चेयरमैन एफबीआर टैक्स, आप मुझे इंटरप्ट ना करें, जब बाद में सवाल पूछ रहे हैं, वही जिसका मैं बात कर रहा हूँ, मेरे साहब को समझ आ रही है, जो टैक्स रिटर्न ही बात कर रहा हूँ 2003, 4, 5, 6, 7, 8, और मैं नावल तो नहीं भेज रहा 3 सालों के, उनको मैंने उनको वो डिलीवर कर दिए। और मैंने फौरी तौर के ऊपर मैंने इनको कहा, अपने जो नए चेयरमैन थे, मैंने कहा कि आप फौरी तौर के ऊपर ये मामले को टेकअप करें कि 2003, 4, 5, 6, 7 वगैरह क्यों नहीं गई वेल्थ स्टेटमेंट गई, और उन्होंने उसको भी कंप्यूटर से रिट्रीव किया, डीकोड किया, और उसको भी उनके पास उनकी रसीदें हैं। तो एक तो ये हो गया। अब हम आ जाते 81 ऑनवर्ड्स 2002। मेरा हंच अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक साबित हुआ। नए चेयरमैन ने हेक्टिक एफर्ट्स की
उसने नैब को यहाँ फ़ोन किया, उन्होंने नैब लाहौर को फ़ोन किया, और आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि 7 जुलाई की सुबह को वो सारा रिकॉर्ड नैब से निकला, जिसका ये मेरी पहली एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैंने 81 से ऑनवर्ड वो नहीं दी। वो सारे का सारा रिकॉर्ड निकला और एफपीआर ने उसको डिलीवर किया 7 तारीख को और उनसे रसीद ली। और मेरा जो एक हंच था और जो मरहूम टैक्स कंसल्टेंट मुझे बता गए थे कि आपका टैक्स रिकॉर्ड उठा के ले गए थे कू के बाद, वो सारा 2001 तक का बाद में, तो वो जो है वो उन्हीं के यानी पास है और उन अदारे के पास है जिसकी एक नॉमिनी वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वो उनसे जो है वो निकला। और ये फिर नैब को इन्होंने 7 जुलाई को रिट्रीव करके 8 जुलाई को डिलीवर भी कर दी, जिसकी मैंने जैसे अर्ज़ किया कि रसीदें जो हैं वो हैं अवेलेबल हैं इसके पास, एफबीआर के पास। इन्होंने जो दूसरा जो इसमें पॉइंट रेज किया, इन्होंने कहा जी कि एन एक्सॉर्बिटेंट इंक्रीज इन हिज एसेट्स हैज बीन ऑब्जर्व्ड 2008-9 से, फॉर विच सोर्स ऑफ फंड्स इनकम डिटेल वर नॉट फर्निश्ड डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट अपॉर्चुनिटीज। मुझसे इन्होंने ये बात नहीं की और ये फ्रैंकली गैर कानूनी है। ये मुझसे पूछते, मैं आज भी चैलेंज करता हूँ और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में पूरा रिकॉर्ड लगाऊंगा, पूरी ट्रेल फ्रॉम डे 1 टिल 30 जून 17 दाखिल हो चुकी है कि हर एक चीज़ का अल्लाह के फजल करम से उसमें आपको जवाब मिलेगा, उसमें आपको डिक्लेरेशन मिलेगी, चाहे वो सुई हो या मर्सिडीज MV-19 हो जिसका आपने जिक्र किया। तो उसमें मैं अभी आगे चल के आपको थोड़ी सी तफसील देता हूं, क्योंकि एक दो चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। मैं इसको भी रिजेक्ट करता हूं और आगे मैं आपको इनका बी जो है उसका मैं रीजंस दूंगा क्यों रिजेक्ट कर रहा हूं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट डायकोटोमीज on misdeclaration of assets is tantamount prima facie to hiding of assets and tax evasion। अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे ऐसी करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मेरी कॉस्ट पे मैं सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करूँगा कि दुनिया के बेस्ट जो फर्म है, चाहे वो प्राइस वाटर हाउस हो, अर्नेस्ट यंग हो, जिसको वो एंगेज करना चाहें, मैं रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश करूँगा और उस पर मैं कहूँगा कि आप प्रोफेशनल दुनिया की किसी फर्म को एंगेज करें, उनको कहे कि आपको इसका ऑडिट करके आपको रिपोर्ट पेश करें अगर वो ये चाहें तो। लेकिन वो बड़ा मामला सिंपल है। एक तो मुझे पूछना चाहिए था कि जी ये हमें रिकंसाइल नहीं हो रहा, मुझे कुछ नहीं पूछा, विच इज़ नॉट लीगल। जैसे मैंने कहा कि कई ऐसी चीज़ें सरप्राइज हैं सारे रिस्पोंडेंट्स के लिए कि उनसे ना पूछा गया, ना उनसे कोई जवाब मांगा गया लिख के या अदरवाइज, और उसकी एक इस रिपोर्ट में एक एलिगेशन या एक फाइंडिंग लिख दी गई। ये बड़े अफसोस की बात है कि आप अपना कानूनी काम ना करें। तीसरा जो था, जैसे मैंने अर्ज किया कि जी डायकोटमी वाली बात है, ये बिल्कुल चार्ज बेसलेस है, सवाल ही पैदा नहीं होता मिस डिक्लेरेशन का। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आखिरी पैनी तक रिकंसाइल इंशाअल्लाह मेरा रिकॉर्ड होगा। ये मैं इनको चैलेंज करता हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करूँगा और मैं पूरा रिकॉर्ड है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा मीन वाइल रिट्रीव भी किया है। जो इनको चला गया है वो मैंने अपनी कॉपीज़ निकलवाई हैं अब पिछले 3-4 दिन में, ताकि मेरे पास भी हो। तो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि बेसिकली ये कह रहे हैं कि जी मुझे इन्होंने पूछा कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट बराक होल्डिंग है। मैंने कहा मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे जब ये मेरे घर से ये मेरे मेहमान सितंबर 2001 में गए 26 कोर्ट ऑर्डर के बाद, तो मुझे 3 ऑफर्स थी। मुझे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की ऑफ़र थी एज एडवाइज़र की, मुझे यूए से ऑफ़र थी एडवाइज़र की, और मुझे पार्टनरशिप की इंग्लैंड से, जहां मैंने सीए किया है, मुझे इंग्लैंड से ऑफ़र थी कि मैं प्रैक्टिस में वापस चला जाऊं। मैंने तीनों में से जो चूज़ किया वो मैंने एज फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट CEO ऑफ ए फंड ऑफ यूएई को मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने जो माजी की और जो हाल के
जो मेहमान सियासतदान है वो मैं आई वॉज नॉट वन ऑफ दैट कैटेगरी। मैं एक प्रोफेशनल आदमी था और मैंने तीनों से जो मुझे ज़्यादा सूट किया, नज़दीक 3 घंटे और सारा, वो मैंने एक्सेप्ट किया और उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की वो प्रूफ मौजूद है। इन्होंने मुझे पूछा कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है उधर, तो मेरी इन्वेस्टमेंट आई नेवर बीन पार्टनर। जो मेरे एनुअल ड्यूज़ हैं, जो मेरी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो मेरी यानी मेरी रिम्यूनरेशन कह लें फाइनेंशियल एडवाइज़र की, उसका जो एक अमाउंट जो मैंने डिक्लेयर किया, जो जिसका इन्होंने लिखा 5.5, अगर आप पढ़ें मेरी रिटर्न तो उसमें लिखा क्रेडिट बैलेंस, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्रेडिट बैलेंस मीन कि मुझे ये पैसा रिकवर मैंने करना है। चूँकि 2008 में ये फैसला हुआ कि जी हम ये ज्वाइन करेंगे हुकूमत, आपको याद होगा, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 9 मार्च को बूरबन में जनाब जरदारी साहब का और जनाब वज़ीर नवाज शरीफ साहब का फैसला हुआ। वो इंसिस्ट उन्होंने किया कि जी हम पहली फेज़ में आएंगे। खायद साहब भी साथ थे, मैं भी था उस फर्स्ट खेप में, और मैंने कहा पहले मैं जाके हर चीज़ से प्रोफेशनली रिज़ाइन करूँगा। मेरी ट्रेनिंग ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो मैंने रिज़ाइन किया, जाके 23 मार्च को मैं गया और 31 मार्च को हमने ओथ ली। तो मैं एक्चुअली ओथ चंद दिन डिले हुई और मैं जब वापस आया तो ये जो अमाउंट है ये बेसिकली इसमें जो उस वक्त 2008 में जब मैंने रिज़ाइन किया तो इसमें ये जो कम हो गया 4.97 मिलियन पाउंड्स था। वो भी अगेन रिटर्न्स में है, कोई हवा से नहीं है। वो मैंने अपने बच्चों को, चूँकि आपको याद होगा 2007-8 के फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तो मैंने आगे चल के मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को 2003 में शादी के बाद इंडिपेंडेंट कर दिया था। दे आर इंडिपेंडेंस इन 2003 मेरे दोनों बेटे, और उन पे मैंने बिजनेस पे बैन लगाया है क्योंकि यहाँ 1 मिनट में उंगली उठती है कि जी ये बिजनेस एक्सपेंशन जो है, चूँकि बाप वजीर है या बाप वजीर आज़म है या बाप फलां पोस्ट पे लगा हुआ है, तो ये इसलिए है। मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया, 2 कॉन्शियस इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। उनका कहना है कि मेरे टैक्स फाइलर ज़िया बाबरी ने बताया मुशर्रफ दौर में सारा रिकॉर्ड नैब ले गई थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। उनका कहना है कि कल से सुप्रीम कोर्ट के बाहर अदालत लगी। 2003 से 2008 तक के भी उन्होंने जिक्र किया कि मैंने तमाम टैक्स अदा किए गए थे। JHT से कहा है कि FBR के खिलाफ कार्रवाई करूँगा। तो वो मैंने जो 4.97 मिलियन पाउंड जो मेरे वो लॉफुल अर्निंग्स थी UAE की, उस वक्त बैलेंस गिफ्ट मैंने पहले बच्चों को किया, वो भी डिक्लेयर्ड है, रिटर्न में डिक्लेयर्ड है। पर पढ़ तो लो भाई, रिटर्न है सारी, आपको पता चल जाएगा एक सेंट का हिसाब है। तो वो चूंकि 2007-8 फाइनेंशियली ग्लोबल क्राइसिस है, तो वो बच्चों ने मुझे तो 3-4 साल में वो पैसे वापस किए थ्रू बैंकिंग चैनल। वो हर साल जो मुझे आता रहा वो मेरी रिटर्न्स में वो भी डिक्लेयर होता रहा। अब इतने पैसे आ गए, इतने पैसे बाकी हैं, इतने पैसे आ गए, इतने पैसे बाकी हैं, टिल इट वाज ऑल क्लियर। अब आ गया, कहते हैं जी कि 7 लाख इनकम थी 2008 में, जब मैं नॉन रेजिडेंट था। आई वॉज टैक्स नॉन रेजिडेंट फरवरी 2002 से मार्च 2008, और मेरी टैक्स रिटर्न के ऊपर इतनी बड़ी मोहर लगी हुई है। मैं जब कॉपी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराऊंगा उसमें मोहर लगी हुई, टैक्स नॉन रेजिडेंट। कानून के मुताबिक जब आप टैक्स नॉन रेजिडेंट है तो आपने पाकिस्तान की अपनी इनकम और पाकिस्तान के एसेट डिक्लेयर करने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन में आपने ज्वाइंट करना है। तो अगर आप मेरी 2002-3 जब तक मैं वापस नहीं आया तो आपको वो दोनों रिटर्न्स में अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन मिलेगी, और इनको मिलनी चाहिए थी। मुझसे पूछते, मैं इनको समझाता, बैठ के एक लेक्चर देता, कोच करता कि जी ये कैसे पढ़नी है ये रिटर्न्स। तो वो जब पैसे आएंगे तो मैं अब बोरियों में कैश तो नहीं बंद करके रखना ना, मैंने 497 मिलियन मीन के 50-60 करोड़ रुपया जो कि डिक्लेयर्ड है, और जो 3-4 सालों में थ्रू बैंकिंग चैनल आया। मैं इनका ये कहना कि मैं उसको एज वाइट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, नो, आई एम नॉट यूजिंग दैट प्रोगेटिव। ये मेरी लॉफुल अर्न मनी है
जिसके मेरे पास तमाम प्रूफ मौजूद हैं, और जिसको मैं अपने बच्चों को कर्ज हसना दिया, इन एडिशन टू जो मैंने गिफ्ट दिया कि आप इंडिपेंडेंट किया 2004 से। मैं जैसे अर्ज किया तो मैं आगे आता हूँ कि क्यों, मेरा क्या है, मैंने क्यों किया ये, वो भी मैं अर्ज करता हूँ जी। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये पैसे अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू प्रॉपर चैनल आप पाकिस्तान में वापस आए। एक एंट्री जो है वो इसमें डिक्लेयर्ड है थ्रू और बैंक रिकन्सिलिएशन, बैंक डिपॉजिट मौजूद हैं, और ये पैसे मैंने फिर चूँकि मेरा एक वज़ीर ख़ज़ाना होने की हैसियत से शेयर्स वगैरह में मुनासिब नहीं है कि मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ, ये बैंक डिपॉजिट्स थे या पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड थे जो कि गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स है। अब जो उसमें रिटर्न मुझे आई है 2008 तक, मेरी ज़ाहिर है सिर्फ सेनेट की सैलरी थी तो मेरा 7 लाख इनकम होनी थी पाकिस्तान की, जो मैं 2008 से जब मैं हुआ हूँ यहाँ रेजिडेंट, टैक्स रेजिडेंट, और मुझे वो मेरा लोन मेरे बच्चों ने वापस किया, तो उस पे जो इनकम है जिस पे टैक्स में पे कर रहा हूँ डिपॉजिट पे भी और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड पे भी, वो लॉफुल अर्निंग है भाई, वो भी रिटर्न्स में मौजूद है। तो ये क्या तमाशा दिखा रहे हो कि जी 7 लाख से 4 करोड़ पे इनकम चली गई, वो सारी एक्सप्लेन्ड है। जाहिर है कि अगर मैं उसको रखूंगा डिपॉजिट पे तो मुझे वो सारी डॉक्यूमेंटेड है, मुझे वो डिक्लेयर्ड है। तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग कोई उनकी समझ नहीं आई कि जी ये क्यों नहीं रिकंसाइल कर सके, या तो बिल्कुल ही मामला पैदल है और उनको इसकी समझ ही नहीं है, या वो जल्दी में थे, या विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट को मैलाफाइडी है, और क्या हो सकता है। यानी ये तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को एंगेज कर लेते उस पढ़ने के लिए। वो फरमाते हैं ई पे, जो मैंने ABCD तो आपके सामने रख दी है, ई पे आ जाते हैं। मेरे बारे में कहते हैं जी आई गेव सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फंड्स 16 करोड़ 92 लाख इन चैरिटी। और भाई मैं ज़कात चैरिटी खाने वालों में से नहीं हूँ, देने वालों में से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझसे वो काम लिया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेजर चंक ऑफ चैरिटी वॉज गिवन टू हिज ओन ऑर्गेनाइजेशंस एंड कीपिंग द फंड्स विद इन हिज ओन एक्सेस। These donations were mentioned in his personal expenses in his wealth statements, thus availing tax exemption on these hefty amounts prima facie tantamount to tax evasion। तो खुदा का खौफ करो यार। अब क्या है जी कि 16 करोड़ 92 लाख में से मैंने जो दी है, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाय द वे मेरी एक अपनी एक जाती बचपन से बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन है हजरत दाता अली अजमेरी से, लाहौर से, और मेरा घर का नाम होगा अजमेरी हाउस। मेरे जो लिस्टेड कंपनी अजमेरी मुदारबा, उसकी मैनेजमेंट की अजमेरी मैनेजमेंट, और उन्हीं के नाम पे मैंने 2004-05 में एक ऑर्फनेज हाउस बनाया, जिसकी मैंने कभी, काश के ये ना लिखते तो मैं आज भी ये बात ना करता। मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरा ये तरीका नहीं है। ना मैं सॉलिसिट करता हूँ उसके लिए डोनेशंस उन बच्चों के लिए, लेकिन अब मुझे मजबूर कर दिया गया है कि मैं कौम के सामने इन चीज़ों को क्लियर करूँ। एक तो ये कि इस पे से 8 करोड़ 61 लाख रुपए जो हैं वो हजवेरी फाउंडेशन और हजवेरी ट्रस्ट को दिए हैं। बाकी मैं भी आपको हिसाब बाकी 8 करोड़ का भी देता हूँ। मैं तो ये पैसे के हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। हजवेरी ट्रस्ट मैंने जो बनाया वो हजूर दादा साहब के नाम पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको रजिस्टर किया, और उसमें मेरे पास अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे 92 बच्चे हैं यतीम। इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। कई बच्चे A लेवल्स में हैं, कई बच्चे O लेवल्स में हैं। ये माइनर बच्चे आए थे 2005 में, और मैं इन बच्चों को अपना बच्चा ही समझता हूं। मैंने ये अर्ज किया, मैंने कहा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब मैंने ये अर्ज किया, मैं कहा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं कर्जे हसन की गिफ्ट देता था अपने बच्चों को उस वक्त ही, जब उनकी कैपेसिटी होती मुझे वापस कर देते, मुझे वो फिर दोबारा गिफ्ट कर देते। मैंने वो नहीं किया। मैंने उनको बता दिया कि ये जो मैं आपको कर्ज हसना दे रहा हूँ, ये
आपके करीबन उन 100 भाइयों का है जिनको मैंने अडॉप्ट किया हुआ है। और ये वो मेरे बच्चों को सबको पता है कि जो कुछ मेरे पास है आज एज ऑफ टुडे, जो मेरी टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर्ड है, वो उनका नहीं है। मैं उनको इंडिपेंडेंट कर चुका हूं। ये सब जो है ये मैं उनको वसीयत कर चुका हूं कि मेरे मरने के बाद इन यतीमों का होगा। ये कौम के ये जो 100 बच्चे हैं, बच्चे निकलेंगे, अब जो सीए करने वो निकलेगा। अब तो वो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, वो बच्चे आके चैरिटेबल काम खुद करते हैं, राशन बांटते हैं। तो ये मेरा जो है तमाम अमाउंट सारी वो डेडिकेटेड है कि मैं खाली हाथ आया था, दुनिया में खाली हाथ ही जाना। लेकिन मेरे बच्चों को ये पता है कि माँ सिवाय आबाई घर जिसमें वो बड़े हुए हैं, उसके अलावा कोई चीज़ जो मैं डिक्लेयर्ड है, कोई चीज़ उनकी नहीं है। ये सब इसी काम के लिए डेडिकेटेड है, चाहे मेरे नाम पे है। दूसरा, उसके अलावा काम करती है। मैंने इसको अपने 2 प्राइम एसेट्स थे। एक मेरा दफ्तर था, जो पुराने साथी मुझे जानते हैं, जिसमें पटिशनर साहब आया करते थे और मेरे बच्चों के साथ बैठ के मेरा इंतजार किया करते डोनेशन लेने के लिए अली हसनैन के पास MM आलम रोड पे। एक वो एसेट मैंने, और एक मेरे पास जब मैं यूएई में था तो ये मेरी कंपनी के अंदर वो मैंने वो ज़मीन ली थी 20 एकड़। ये दोनों एसेट मैंने बच्चों को बता के हजवेरी फाउंडेशन को डोनेट कर चुका हूँ। मैं लीगल सारी फॉर्मेट, आज नहीं कई साल पहले, और उसका जो किराया है वो हजवेरी फाउंडेशन को आता है। अब हजवेरी फाउंडेशन क्या करती है, रेगुलर हमारा अरेंजमेंट है 1-2 हॉस्पिटल के साथ। जो गरीब लोग हैं जिनको किडनी का प्रॉब्लम, उनके डायलिसिस की जो किट है वो हम उनको किट्स प्रोवाइड, किडनी का प्रॉब्लम, उनके डायलिसिस की जो किट है वो हम उनको किट्स प्रोवाइड करते हैं। अकाउंट सेपरेट है और जो किट्स हैं उनको फ्री लगती हैं, और जब वो पैसे खत्म हो जाते हैं वो हमसे पैसे लेते हैं, फाउंडेशन उसको रिप्लेनिश करती। काश कि मुझे आज ये तफसील ना बतानी पड़ती, लेकिन मैं मजबूर हो गया, इसलिए बता रहा हूँ कि कौम को पता होना चाहिए। मैंने आज तक कभी जिक्र नहीं किया, कभी आपने मुझसे इन कामों को, ये अल्लाह के रास्ते में होते हैं, अल्लाह ताला कबूल करें। कुछ लोग अपना ढटोरे पीटते हैं कि हम तो ज़कात खैरात का ही काम करते हैं, मैं नहीं उसमें बिलीव करता। इसी तरह जो नेशनल कैलेमिटीज़ हैं, मतलब फ्लड्स है, अर्थक्वेक्स है, उसके लिए हम इस पे फाउंडेशन से डोनेशन देते हैं। मैंने डायरेक्ट भी दी है जिसका मैं भी जिक्र करूँगा। हर साल रमज़ान में हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले से लाहौर करते थे, इस्लामाबाद भी करते हैं। अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मेरे पास पूरी लिस्ट है कि ज्वेलरी स्टोर में हजवेरी फाउंडेशन ने इस दफ़ा करीबन 2600-2700 1 to 4 के जो मुलाजमीन हैं, जिनको चाहिए तो उनको कहा जिनको चाहिए जाके ले लें। और मुझे आया हजवेरी फाउंडेशन, हमने चेक पे किया। क्या ये कोई बुरी बात है? 5000 फैमिलीज़ को रफली हम अल्हम्दुलिल्लाह ये हर साल हम दे रहे हैं रमज़ान शरीफ में उनके एक राशन का पैक। इसी तरह जो गरीब बच्चियाँ हैं जिनकी शादी के लिए मसाइल होते हैं, पूल मैरिजेस जैसे कहते हैं, उसको हम फंड करते हैं। मेडिकल असिस्टेंस लोगों को, अगर खुदा ना, ये आई होप कि आज के बाद तो मेरे पास मेरे फ्लड्स ऑफ एप्लीकेशंस लग जाएंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मसला मेरे पास एक केस आया कि रावलपिंडी से, और शायद वो सुन रहे हो, उन्होंने कहा, प्रिंसिपल ने मुझे फ़ोन किया उस मेडिकल कॉलेज ने, कि इनकी 2 बच्चियाँ हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इनके हालात ख़राब हो गए हैं। एक बच्ची जो है वो पता नहीं 30 साल में है, एक बच्ची शायद दूसरे साल में मेडिकल, एक को ये विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि उनके पैसे नहीं। वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको हैंड होल्डिंग की, उनको पूरा करवाया। आज वो बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह MBBS है, उनके वालिदैन बड़े खुश हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं आपको सिर्फ ये चंद मिसालें जी इसलिए दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला कबूल करें, लेकिन मुझे काश कि ये ना देना पड़ता कि उन्होंने इसमें लंबा चौड़ा जिक्र किया हुआ है कि जी मैं डोनेशंस चैरिटी देता हूँ। भाई अल्लाह ताला के लिए देता हूँ। और इसके अलावा जो 80 मिलियन जो मैंने आपको कहा कि जो बकाया अमाउंट है, उसमें मुझे पता चला कि सवात से पेशावर और इस्लामाबाद जो किडनी पेशेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा किडनी पेशेंट्स, वो बेचारे आते हैं या पेशावर या इस्लामाबाद और अपना इलाज कराते हैं। 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च होता है उनका एक डायलिसिस करवाने के लिए। तो मैं शहबाज शरीफ साहब का मशकूर हूँ कि उनका आइडिया था
कि डॉक्टर साहब ये हम सवात में ही क्यों ना एक हॉस्पिटल किडनी हॉस्पिटल बनवा दें, आप उसके चेयरमैन हों और गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं होगा, पैसे इकट्ठे करें आपस में। तो मैंने उसमें अल्हम्दुलिल्लाह डिक्लेयर करके अपने रिटर्न में 5 करोड़ रुपया दिया। ये 2009 में मैंने दिया और आज वो किडनी हॉस्पिटल से कई माशाल्लाह 1000 लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। आपको याद है कि मियां नवाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया था पिछले साल में। इसी तरह मैंने 2 दफ़ा 1-1 करोड़ रुपया जब 2009 का फ्लड आया उस वक्त दिया, जब 2015 का फ्लड आया वो हजवेरी फाउंडेशन से दिया। मेरा ख्याल है कि मैंने जैसे कहा कि मेरी एक सुई भी अगर है तो वो भी डॉक्यूमेंटेड है। और वो क्या लिखते हैं इसमें कि मैंने रोपा में तो इसको डिक्लेयर नहीं किया, मैंने वेल्थ रिकन्सिलिएशन में ये दिखाया है, लेकिन रोपा के तहत, रोपा मीन के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, ओ भाई दोबारा पढ़ लो, हालांकि उसमें प्रोविजन नहीं है और मैं उसमें प्रोविजन नहीं है और मैं उस पर उसके बावजूद नोट्स देता हूँ। अगर आप रिटर्न सिग्नेचर के बाद देखेंगे तो मेरा नोट पहला होगा कि मेरी सैलरी जो है वो हजवेरी ट्रस्ट को, ऑर्फनेज हाउस को जाती है हर महीने। ये आज नहीं है, ये कई साल से है, एज मिनिस्टर भी एज सेनेटर भी। और मेरी उसके बाद होता है कि मैंने साल में डोनेशंस कितनी दी हैं, ये मैं एक्स्ट्रा नोट्स देता हूँ और उसके बाद दोबारा सिग्नेचर करता हूँ। आप मेरे रिटर्न की पब्लिक डॉक्यूमेंट से आप ले लें, आप भी ले लें, आप देख लें। तो ये अनफॉर्चुनेटली उनकी अगेंस्ट स्टेटमेंट गलत है। मेरी जो तमाम जो इनकम है, ये कहना कि ये टैक्स इवेजन है, वो कैसे टैक्स इवेजन हो गई भाई? मेरी लॉफुल अर्निंग है, मेरे एसेट्स हैं। आज मैं जैसे कह रहा हूँ कि मैंने तो वसीयत की हुई है मेरे मरने के बाद ये सब का सब ये इन यतीम बच्चों के लिए वक्फ होगा, जो कुछ भी होगा मां सोए मेरे घर के। तो आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मैं किस तरह करूं? मुझे बताएं ना टैक्स इवेजन किधर हुई है। वो तो लॉफुली टैक्स पेड है। अब मेरी सैलरी है सेनेट की ले ले या एज फेडरल मिनिस्टर, उस पर टैक्स तो एट सोर्स कट जाता है, उसके बाद नेट चेक जाता है उसको, तो उसमें टैक्स की इवेजन कैसे हो गई? मेरी समझ से बाहर है कि किसने उनको ये समझाया है, ये कैसे उन्होंने लिखा है। मेरी डोनेशन अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने लिखा 12-16 से कि जी रिकन्सिलिएशन, वेल्थ रिकन्सिलिएशन में तो हैं लेकिन रोपा में नहीं है। रोपा में मियाँ भाई दोबारा डॉक्यूमेंट्स पढ़ो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रोपा के तहत जो रिटर्न है उसमें हर साल लिखा हुआ है। तो ये मैं इसलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन ऑफ टैक्स इवेजन डजंट अराइज। कौन सी टैक्स इवेजन हुई है? इसी तरह मैं अर्ज करूंगा कि जो इन्होंने कंक्लूड किया, इन्होंने कहा कि जी अच्छा बाय द वे हजवेरी ट्रस्ट, हजवेरी फाउंडेशन चूंकि वो रजिस्टर्ड हैं तो दोनों के ऑडिट होते हैं हर साल। ये नहीं है कि उसके ऑडिट नहीं होते, ऑडिट होते हैं, ऑडिटेड अकाउंट्स आर अवेलेबल कि उसका भी मैंने डोनेशन दी है और फिर खर्च कैसे हुई, बाकायदा ऑडिट होता है। तो ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम एसेट्स और सोर्सेज ऑफ इनकम ड्यूली डिक्लेयर्ड है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दे आर परफेक्टली रिकनसाइल्ड अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल एसेट्स आर जस्टिफाइड through the declared lawful sources of income and means. Therefore, ये जो एलिगेशन उन्होंने आखिर में लिखी है कि assets disproportionate and beyond known sources of means, ये false है, ये मेलाफाइडी है, ये मैं कैटेगोरिकली इसको डिनाई कर रहा हूँ और मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ और मैं इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैं दाखिल करूँगा। एक और चीज़ जो है, जो ये टाइम एंड अगेन इस साल में 25 साल से मुर्दे उखेड़ते रहते हैं हुदैबिया पेपर की। एक तो यह है कि 13 ऑनरेबल जजेस उसको फ्रॉम टाइम टू टाइम क्वैश कर चुके हैं। हम कोई नई जूरिस्प्रूडेंस इस मुल्क में कायम करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कोई मैंडेट नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि नैब का FIR का रिकॉर्ड आप चेक कर लें कि उसका कोई नेक्सस तो नहीं है फ्लैट्स के साथ दूसरी चीज। वो तो एक पैसे का नहीं है। 9 अदारे थे, हमारा अदारा एक था। 9 अदारों का अनस्ट्रक्चर्ड कंसोर्शियम था जिसने हुदैबिया को लैंडिंग की थी 645 मिलियन रुपीस की, और अंडरलाइंग सिक्योरिटी जो थी वही इनकैश होके यहीं पे हुई है। सो एक पैसे का तो कहीं और जाना सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये स्टेटमेंट भी मैं 3 जुलाई को उनको दी है। मैंने कहा कि मेरा तो ख्याल था कि आपको मुझे बुलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अपना काम खुद किया होता
और मैंने आप ही के वो उस रेफरेंस से, जो 2000 का मुशर्रफ के ज़माने का फ्रॉड रेफरेंस है और जो कि सेकंड टाइम बनाया गया, अगर आप उसी में से सारी वर्किंग करते तो आपको पता चलता कहाँ कहाँ इनकैशमेंट हुई है। और वो मैंने उनको उसकी तफसील दी। तो जब आपकी सिक्योरिटी यहाँ इनकैश हो गई, जिसको प्रोटेक्शन है 1992 एक्ट की और 2001 की, जनरल मुशर्रफ ने उसको मजीद स्ट्रेंथन किया, तो आप उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछ सकते। और फिर ऑनरेबल जजेस ने उसको ना सिर्फ क्वैश किया बल्कि उसको कहा कि ये रीओपन भी नहीं हो सकता। और उसके बाद पूरा रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। जब चेयरमैन नैब को बुलाया गया, वो उनका फैसला नहीं था नहीं हो सकता, वो फैसला था डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल का, और एंडोर्स पर लंबा चौड़ा नोट आपने पढ़ा होगा प्रोसिक्यूटर जनरल का, जो आज एक ऑनरेबल जज हैं, एक हाई कोर्ट में। आप उन जजेस की कंटेम्प्ट कर रहे हैं जब ये कहते हैं कि ये जो है क्वैश जो है इसको आप रीओपन करें। ये आप रीओपन नहीं कर सकते, पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है। किसी 9 अदारों में पब्लिक मनी नहीं था, किसी 9 अदारों में से एक में भी पब्लिक मनी नहीं थी। ये सब का सब लोन जो है वो यहीं पे हुआ, यहीं उसको इनकैश किया गया। और उसकी जो टोटल प्रोटेक्शन है, आपको याद है कि पहले 1996 में ये क्वैश हुआ, जो नेक्स्ट इनकी हुई रेफरेंस 2000 रिप्लिका है, मास वाई अल तौफीक ने डायरेक्टली एक उनकी ऑफशोर कंपनी ने लोन दिया, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ द अनस्ट्रक्चर्ड कंसोर्शियम जो कि 9 इंस्टीट्यूशन का था वो। और मैंने 92 से रिजाइन भी किया हुआ है बाय द वे, मैं उसका चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं था। ये 98 में सेटल भी हो चुके हैं। अगर हमने ये पॉलिटिकल तमाशे लगाने इस मुल्क में, तो फिर आप फैसला करें कि पाकिस्तान को किधर लेके जाना है। यानी एक दफ़ा 2 दफ़ा, और फिर ऑनरेबल जजेस की आप तस्दीक कर रहे हैं, 13 जजेस की, जिन्होंने उसको क्वैश किया, कहा ये रीओपन नहीं हो सकता। आप फिर वही बात लगे हुए हैं कि मैं ना मानूं। तो ये फिर उसके बाद वहाँ ख़त्म नहीं होता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ अब उसी जो स्टेटमेंट सो कॉल्ड, जिसको हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया ऑफ नो एविडेंशियरी वैल्यू, और मैं जब भी आपके साथ या मीडिया में बात करता था, मैं कहा करता था ट्रैश है। मैं 2003 से कर रहा हूँ, जब पीक पे थी हुक्मरान जो थे जनरल महमूद और जनरल मुशर्रफ और ये सब लोग और जनरल अमजद, मैं उस ज़माने से कह रहा हूँ कि ये ट्रैश है। और अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने कहा इट हैज़ नो एविडेंशियरी वैल्यू, देयर बाय मीनिंग वेस्ट पेपर। और ये बातें सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं। उसके बाद जब ये हाई कोर्ट में वो 62 की ख़त्म हुई, तो फिर दोस्तों ने, जिनको बड़ा शौक है पिटीशन करने का, उन्होंने इंटर कोर्ट अपील करवाई, फिर उसमें क्वैश हुआ। ओ भाई को खुदा का खौफ करो, वो पाकिस्तान को आगे जाने दो। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई करप्शन का केस किसी जगह नज़र नहीं आया। मैं भी प्रोफेशनल हूँ, कोई स्कैम नज़र नहीं आया। आप उनके बिजनेस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं जो कि उनके वालिद साहब मरहूम चलाते थे, और इनकी तो कोई जरूरत नहीं होती थी किसी के उसमें चूं चना करने की। तो आप किधर लेके जा रहे हैं? दुनिया में एक्स नंबर ऑफ ईयर्स हैं जिसके बाद आप टैक्स अफेयर्स नहीं देख सकते। सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान में भी टाइम लाइन है। आप उलझा रहे हैं चीज़ों को, आप लगा रहे हैं फोटो कॉपीज, खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल फैसला कर ले कि जी ये इसकी एविडेंशियरी वैल्यू है कि नहीं है, तो भाई लगाओ ही ना यार। आपने आगे भी सुना है कि उन्होंने जजेस, ऑनरेबल जजेस साहबान ने कहा था कि इसमें तो पकौड़े भेजने। आपको याद है 3 दफ़ा मेरी स्टेटमेंट पढ़ने की कोशिश की गई, जज साहबान ने कहा कि बंद करो, ये नहीं पढ़ सकते नहीं बुखारी साहब। तो बात यह है कि इतने जल्दी ना करें, इतने फैसले तेज़म तेज़ टीवी में आके, और ये खुद सुप्रीम कोर्ट बन गए, खुद सुप्रीम कोर्ट से भाग रहे हैं, जब अपनी तलाशी नहीं दे रहे, खुद भाग रहे हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट भी बन गए कि फलां रिजाइन कर दे, फलां रिजाइन कर दे, फलां रिजाइन कर दे। ओ भाई तुमने तो हमें वोट नहीं दिया, ये तुम्हारे वोटर्स ने तो हमें वोट नहीं दिया होगा। हम एक मैंडेट लेके आए हुए हैं, और जो मैंडेट है हमने हमने उसकी लाज रखनी है। ये वही पाकिस्तान नहीं है जिसको 4 साल पहले कह रहे थे कि ये दिवालिया होगा, डिफॉल्ट डिक्लेयर करेगा अगले चंद महीनों में। आज उस पाकिस्तान को कह रहे हैं ये G20 का मेंबर होगा अगले 12 साल में। और साथ इसको ये कह रहे हैं कि परसों मैंने आपकी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में रिपोर्ट पढ़ी है जो ब्रेक हुई है, हार्वर्ड स्टडी, वो कह रहा है 5.97
मैंने बजट में रखा 6% अगले साल ग्रोथ। वो कहते हैं अगले 10 साल इसकी 6% ग्रोथ होगी, सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ इन साउथ एशिया। और यार मुल्क को आगे जाने दो, तुम्हारी किस्मत में अगर नहीं है तो तुम्हें कुछ नहीं मिलना, इंशाल्लाह कुछ नहीं मिलना। मैं आपको बड़े वसूख के कह सकते हो कुछ नहीं मिलना। वो तो कल कह चुके हैं कि मैं भी चला जाऊँ तो कोई बात नहीं है, मैं यानी मतलब है कि मैं मर जाऊँ तो मर जाऊँ, मैं अगले नहीं मारना। ओ खुदा का खौफ करो यार, ये माइंडसेट अच्छा नहीं है। पाकिस्तान सबका है, हमने अगली नस्लों को जवाब देना है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम मिल के इस पाकिस्तान को आगे लेके चलें, इसको एक बावकार, खुद मुख्तार और खुशहाल पाकिस्तान बना के छोड़ें। और वो नवीदें सारी अभी मिल रही हैं। मैंने अपने हिस्से से बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। मैं माज़रत चाहता हूँ ख्वाजा साहब से और जफरुल्ला साहब से। ख्वाजा साहब आप फरमाएँ। एक सेकंड, एक ही बार सवाल। हाँ, इधर कर।